जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जबरदस्त जानकारी दूंगा। सबसे पहली मैं आपको जानकारी दूंगा रेगुलर सर्विस के बारे में। अगर आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं या फिर नेवी में, अगर आपकी रेगुलर सर्विस नहीं है तो इसका कैसे प्रभाव पड़ता है एमएससीपी पर। और दोस्तों, आपकी किस वजह से रेगुलर सर्विस नहीं हो पाती, आपकी सर्विस कम क्यों रह जाती है जिसकी वजह से आपको एमएससीपी नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इसके मैं आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन समझाऊंगा। फिर दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, जब आपकी OROP3 पेंशन टेबल आएगी तो क्या इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे। एवरेज लेने के बाद भी OROP3 में आपके फिटमेंट फैक्टर होंगे मिनिमम मैक्सिमम पेंशन निकालने के लिए। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा हवलदार की पेंशन का कि OROP3 में एक हवलदार की पेंशन क्या होगी, मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। सारी जानकारी दोस्तों मैं आज इस वीडियो में दूंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आपको अच्छी जानकारियां, वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां नई नई आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस रेगुलराइज क्यों जरूरी है एमएससीपी एसीपी लेने के लिए। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी सर्विस रेगुलर नहीं है, यानी कुछ महीने कम है, कुछ दिन कम है, फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती रिकॉर्ड की वजह से। रिकॉर्ड आपको देता ही नहीं, ना ही वो आपका पार्ट 2 ऑर्डर करता है। आप एलिजिबल होते हैं एमएससीपी लेने के लिए, लेकिन कुछ कारण से आपकी सर्विस पूरी नहीं होती और फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलती, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। तो कैसे आपकी सर्विस को पूरा कराया जाए जिससे आपको एमएससीपी मिल जाए, तो यह जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अब तो आप रिटायर हो गए हैं और फिर आपको रिकॉर्ड एमएससीपी भी नहीं देता, क्योंकि आपकी सर्विस उतनी नहीं होती जितनी आपको एमएससीपी मिल जाए उतनी क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो दोस्तों, जैसे रूल है, सिपाही में अगर आपने 8 साल से ज्यादा किया तो फिर आपको एमएससीपी के अंतर्गत नायक की पेंशन मिल जाती है। अगर कोई सिपाही है, नायक है, अगर 16 से ऊपर है तो फिर उन्हें हवलदार की पेंशन मिल जाती है, एमएससीपी मिल जाती है। और अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है तो फिर उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती है। दोस्तों, ये तो रूल है एमएससीपी के लिए, और यही अगर 2006 से पहले आई है पेंशनर तो उनको दो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं, एक नायक का और हवलदार का। तो उसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर उनकी भी उतनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती या फिर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होती है तो फिर उनको भी एसीपी नहीं मिलती। तो दोस्तों, जो रूल्स होते हैं वो कई बार सेम अप्लाई होते हैं नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो दोस्तों, ये तो था एमएससीपी का रूल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्विस रेगुलर क्यों नहीं हुई आपकी, किस वजह से आपकी सर्विस रेगुलर नहीं हो पाई, यानी उतनी सर्विस नहीं हो पाई जिसके बेस पर आपको एमएससीपी मिल जाए। जैसे कोई सिपाही है, नायक है, उनकी 16 साल सर्विस कंप्लीट नहीं हो पाई, कुछ दिन कम हो गए, कुछ महीने कम हो गए। ऐसी अगर कोई सिपाही है, नायक है या फिर हवलदार है, उनकी सर्विस 24 साल नहीं हो पाई, यानी 24 साल होने में कुछ दिन कम है, कुछ महीने कम है, फिर उनको एमएससीपी नहीं दी गई, तो किस वजह से। दोस्तों, या तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस बहुत ही कम है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल से बहुत ही कम, यानी जिनकी मेडिकल कैटेगरी है, जिनकी कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है, जिसमें वो अपनी पूरी सर्विस कर ही नहीं पाए। फिर दोस्तों, पनिशमेंट, किसी वजह से वो सर्विस पूरी करना चाह रहे थे लेकिन बीच में उन्हें पनिशमेंट मिल गई, कोई पनिशमेंट मिल गई, या फिर रेड इंक एंट्री मार्क हो गई, ब्लैक इंक एंट्री मार्क हो गई, या फिर एब्सेंट विदाउट लीव हो गए, या फिर ओएसएल हो गए, आरआई हो गए, यानी कुछ कारणवश से उनकी सर्विस पूरी नहीं हो पाई एमएससीपी लेने के लिए। यानी कई बार उनके 8 साल भी पूरे नहीं हो पाए, किसी को 16 साल भी पूरे नहीं हो पाए, किसी को 24 साल भी पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उनको एमएससीपी नहीं मिली। दोस्तों, अब तो आप रिटायर हो गए, तो अब आप कैसे अपनी सर्विस पूरी कराओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तो आप रिटायर हो गए, अब कैसे आप अपनी सर्विस पूरी करोगे, क्या दोबारा ज्वाइन करके आप सर्विस पूरी करोगे, ये तो मुश्किल है।
तो दोस्तों कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं या फिर कुछ कोर्ट केस हैं जिसके बल पर आप घर बैठे ही आपकी सर्विस उतनी कर दी जाएगी जिसके बेस पर आपको एमएससीपी मिल पाए। जी हां दोस्तों, कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार जिनके केस AWL है, OSL है या फिर कोई पनिशमेंट भी है या फिर अगर किसी की रेड एंट्री मार्क भी है तो उसको अवॉइड करके उसको छोड़कर आपको एमएससीपी दी जा सकती है। यानी आप घर पर हो, आपको दोबारा ड्यूटी ना ज्वाइन करनी पड़े और उसके बेस पर आपकी सर्विस किसी तरह रेगुलराइज करके उतनी सर्विस पहुंचाकर आपको एमएससीपी दी जाए। जैसे कोई 16 साल उनकी कंप्लीट नहीं हुई किसी सिपाही नायक की, कुछ दिन कम है, कुछ महीने कम है, तो दोस्तों उनकी सर्विस रेगुलर करके यानी 16 साल तक पहुंचा के या फिर 16 से ऊपर करके उनको एमएससीपी दिलवाना। ऐसी अगर कोई सिपाही है, नायक है, हवलदार है, उनकी सर्विस 24 साल पहुंचा के उनको नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाना। तो इस तरीके से ये काम हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये होता है कोर्ट केस के ऑर्डर के बल पर, कोर्ट केस के जरिए या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेस पर हो सकता है दोस्तों ये। लेकिन डायरेक्ट अगर आप रिकॉर्ड के थ्रू जाते हैं फिर आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड आपको डायरेक्ट मना करेगा कि आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट मना कर दें कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करते हम। मेरे चैनल के द्वारा ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी पॉसिबिलिटी हमेशा मैं जिंदा रखता हूं। जो पॉसिबिलिटी होती है कि मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो किस तरीके से उसका हम हल निकालें जिसके बेस पर आपको मिल जाए। तो ये मेरे चैनल के द्वारा होता है और आपने कई एग्जाम्पल देखे भी होंगे। तो दोस्तों अगर कोई ऐसे केस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और फिर हम अपने तरीके से देखें, अगर आपकी हेल्प हो सकती है तो फिर कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट की। OROP 3 में फिटमेंट फैक्टर क्या इस्तेमाल हो सकता है? आपने देखा होगा जब आपकी OROP 1 आई, OROP 2 आई या फिर आगे OROP 3 आएगी तो इसमें आपका यूज हो रहा है एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। क्या आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए उसमें भी फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है? जी हां दोस्तों, आपको शायद ये बात किसी ने बताई नहीं होगी लेकिन मैं बता रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। मिनिमम मैक्सिमम लेकर एवरेज तो निकाला जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या यूज हो रहा है, उससे पहले क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो हो रहा है फिटमेंट फैक्टर। मैं आपको OROP 2 का एग्जाम्पल समझाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा OROP 3 में किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर यूज करके एवरेज निकाल के एक हवलदार की पेंशन सेट की जा रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों OROP 3 में फिटमेंट फैक्टर जो इस्तेमाल होगा वो होगा 2.57, 2.62, 2.67, 2.72, 2.78 या फिर 2.81। इसी के साथ साथ मिनिमम मैक्सिमम भी यूज होगा, एवरेज भी यूज होगा। तो आपने समझ लिया OROP 3 में ये फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे, ये यूज होंगे फिटमेंट फैक्टर। ऐसी OROP 2 जब टेबल आई थी तो उसमें भी फिटमेंट फैक्टर यूज हुए थे, एवरेज के साथ साथ, मिनिमम मैक्सिमम के साथ साथ। आगे समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले 7 CPC की पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ। जैसा आपको पता है जो आपकी OROP 2 पेंशन टेबल बनाई गई, वो बनाई गई जो 2018 में पेंशन आए हैं, और जो 2018 में पेंशन आए हैं वो आए हैं अपनी लास्ट बेसिक का 50% करके। यानी वो बेसिक पे के आधार पे पेंशन आए हैं। और बेसिक पे कहां से ली गई है, कहां से ली गई है आप बताइए? पे मैट्रिक्स से ली गई है, 7 CPC की पे मैट्रिक्स से ली गई है। और उस पे मैट्रिक्स में आपके फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं अलग अलग। तो सेम यही कंडीशन OROP 3 में भी होगा। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिपाही की बेसिक पे है, मिनिमम बेसिक पे 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार सिपाही की है 21,700। तो 21,700 में क्या यूज हुआ है आपका फिटमेंट फैक्टर? कितना? 2.57। मिनिमम बता रहा हूं 2.57। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग रैंक के हिसाब से JCOs के लिए 2.62, ऐसे ही और ऊपर लेवल के लिए 2.67, ऑफिसर्स के लिए 2.81, 2.78 फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं पे मैट्रिक्स में भी। क्योंकि दोस्तों जो भी 1 रैंक 1 पेंशन टेबल बनाई गई वो बनाई गई पे मैट्रिक्स के हिसाब से, OROP 2 या फिर OROP 3 बनाई गई। तो दोस्तों OROP 3 टेबल बनाने के लिए 2023 में आए पेंशनर की पेंशन ली जाएगी।
जैसा आपको पता है OROP3 आपकी बनाई जाएगी जो 2023 में पेंशन आए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाल के एवरेज निकाला जाएगा। दोस्तों जो उनकी पेंशन निकली पहले वो निकली लास्ट बेसिक का 50% करके, लास्ट बेसिक का 50% करके उनकी बेसिक पेंशन निकाली गई है। किससे निकाली गई है? बेसिक पे से, क्योंकि जो बेसिक पे होती है उसका आधा ही बेसिक पेंशन होती है। और वो बेसिक पे कहां से ली है? पे मैट्रिक्स से, 7 CPC की पे मैट्रिक्स से। तो ऐसी OROP3 में जो भी मिनिमम मैक्सिमम लिया जाएगा वो लिया जाएगा लास्ट बेसिक का 50% करके। दोस्तों बेसिक पे के आधार पर ही मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज निकाला जाएगा। तो दोस्तों बेसिक पे में आपके मौजूद है फिटमेंट फैक्टर। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं। हवलदार रैंक का OROP3 में कितनी पेंशन होगी, कितनी पेंशन होगी OROP3 में एक हवलदार रैंक की, और इसमें फिटमेंट फैक्टर भी यूज हुए हैं। बेसिक पे की बात कर रहा हूं उसमें। जैसे दोस्तों 2023 में कोई ACP हवलदार पेंशन आए तो उनकी बेसिक पे मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम जैसे 45,400 है। कितनी है? 45,400, 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों इस 45,400 में फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है, फिटमेंट फैक्टर मिला हुआ है। फिर दोस्तों इसमें MSP ऐड है 5,200 की, फिर इसमें ऐड है क्लासिफिकेशन अलाउंस, यानी टोटल करके आधा करके पेंशन आ गई 25,525। ये एक मैक्सिमम पेंशन है एक ACP हवलदार की जो 2023 में पेंशन आई है। कितनी मैक्सिमम पेंशन है? 25,525। तो दोस्तों जो ये मैक्सिमम पेंशन निकली इसमें भी फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है, बेसिक पे यूज करके, बेसिक पे का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये बेसिक पे मैट्रिक्स में थी, पे मैट्रिक्स में ये बेसिक पे इंक्लूड थी। तो इस बेसिक पे में भी आपका फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। तो दोस्तों मैक्सिमम पेंशन आ गई 25,525। अब मिनिमम पेंशन निकालते हैं। मिनिमम पेंशन है ACP हवलदार की जो 2023 में आए 37,000, 37,000 प्लस 5,200 प्लस 450, फिर इसका आधा कर देंगे तो आएगा 42,650, और फिर इसका आधा करेंगे तो आएगा 21,325। और ये है मिनिमम पेंशन, यानी हमें दो पेंशन पता लग गई, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो दोस्तों मैक्सिमम पेंशन और मिनिमम पेंशन का फिर हम टोटल करेंगे एवरेज निकालने के लिए, और फिर उसका आधा कर देंगे, यानी 25,525 प्लस 21,325 का टोटल, और फिर कर देंगे उसका आधा एवरेज निकालने के लिए। तो एक हवलदार की पेंशन हो जाएगी OROP3 में 23,425, 23,425। ये पेंशन होगी एक हवलदार की OROP3 में। तो दोस्तों आपने देखा जो भी मैक्सिमम पेंशन निकली, मिनिमम पेंशन निकली या फिर एवरेज निकला, इन सब में बेसिक पे यूज हुआ है। बेसिक पे के आधार पर ही बेसिक पेंशन निकली है, और फिर बेसिक पेंशन को हमने माना है मिनिमम मैक्सिमम, और फिर उसका हमने आधा करके एवरेज निकाला है। तो इस पूरे रोल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? वो है बेसिक पे का, क्योंकि बेसिक पे से ही आपकी पेंशन सेट करी जाती है। बेसिक पे का आधा ही आपकी बेसिक पेंशन होती है, और उसी का हमने मिनिमम मैक्सिमम लिया है। तो दोस्तों आपने देखा, तो इस बेसिक पे में, यानी जो मैक्सिमम पेंशन सेट हुई, इस बेसिक पे में भी फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है, और इस मिनिमम में भी बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है। पूरे पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है, यानी इन फिटमेंट फैक्टर का यूज हुआ है। तो ऐसी जो अधिकारी वर्ग है तो उनके लिए भी बिल्कुल यही फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, 2.81, 2.78। बाकी जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर है उनके लिए 2.57, 2.62, 2.67। तो पे मैट्रिक्स में इस तरीके से फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। तो दोस्तों OROP3 में भी फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे, OROP3 में भी, क्योंकि जो 2023 में पेंशन आए हैं वो बेसिक पे के आधार पे आए हैं, अपनी बेसिक का 50% करके पेंशन आए हैं। तो उनकी बेसिक पे कहां से ली है? 7 CPC की पे मैट्रिक्स में, और 7 CPC की पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर इंक्लूड हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई। आई होप सारी जानकारियां आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, और आपने एक हवलदार की पेंशन भी देख ली जो OROP3 में होने वाली है 23,425, 23,425। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।